7th class students, this is your English teacher and welcoming you to your online English classes. So today we'll go through the chapter which is the name as Bringing Up Curry, written by D.G. Mukherjee. Actually the full name is Dhan Gopal Mukherjee, लेकिन हम इसे यहाँ short करके लिखते हैं, that is D.G. Mukherjee. So करी एक्चुअली एक एलिफेंट का नाम है एंड ब्रिंगिंग अप करी का मतलब है उसे ग्रो कराना, उसे बड़ा कराना या उसे संभालना, उसकी देखभाल करना. सो यहाँ पर ब्रिंगिंग अप करी का मतलब है कि करी की देखभाल करना, करी को संभालना. अब हम चैप्टर के टेक्स्ट पर पहुंचने से पहले उसके थीम पर ध्यान देंगे कि इस चैप्टर को लिखने की इम्पोर्टेंस क्या है, ये चैप्टर किस पर्पस से लिखा गया है. सो हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू आवर टेक्स्ट आल्सो. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द थीम. करी द एलिफेंट, करी जो कि एक एलिफेंट है, हैज लर्न्ड ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स. उसने सारी आवाजें और सारे सिग्नल सीखे हुए हैं. आवाजें मतलब जो एक एलिफेंट को जानना जरूरी होता है, जो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं. यह सारे सिग्नल किस तरीके से वो अपनी बातें अपने मास्टर, अपने माहौल को समझाए. It acted according to the command. जो एलिफेंट है वो कमांड के हिसाब से काम करता है, मतलब जैसा उसे कहा जाता है वो वैसी बात मानता है. It learned a master call in 5 years. इसने एक मास्टर कॉल को 5 सालों में सीखा था. अब आप पूछेंगे मास्टर कॉल क्या है? मास्टर कॉल एक तरीके की कॉल होती है. सपोज आपके पास कोई एलिफेंट है और आप उस एलिफेंट के साथ किसी जंगल में जा रहे हैं. आपने अगर अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखा रखी है और अगर आप उसे आवाज देते हैं, then he'll understand your master call and come near you very soon as possible. ये मास्टर कॉल ही है कि जो महावत होते हैं वो एक तरीके का सिग्नल भेजते हैं या एक ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे लगता है कि उसके एलिफेंट जो है वो समझ जाता है कि मास्टर को जरूरत है. जब मास्टर कॉल करता है दैट इज मास्टर कॉल. मास्टर को मेरी जरूरत है तो मुझे जाना है. ये ऐसी आवाजें निकालने जैसा है जैसे जंगली जानवरों को दूर भगाने की कोशिश हो रही है, जैसे किन्हीं दो जानवरों की आपस में लड़ाई हो रही है. आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा. बाकी हम और अच्छे से कि मास्टर कॉल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे हमारे टेक्स्ट के अंदर. आगे चलते हैं. इट इज अ सिग्नल टू सेव oneself. खुद को बचाने के लिए ये एक तरीके का सिग्नल है. If one gets lost in the forest to scare away all the wild animals. अगर कोई जंगल में गुम हो जाता है तो दूसरे जानवरों को डराकर भगाने के लिए ये एक तरीके का मास्टर कॉल है. The chapter teaches us to care for animals. जो हमारा चैप्टर है वो हमें क्या सिखाता है, ये हमें क्या मॉरल देता है कि हमें जानवरों के किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए. एंड टू डेवलप अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. और अगर हम उनकी देखभाल अच्छे से करेंगे तो फिर हम उनके साथ फ्रेंडशिप का अपना बॉन्ड भी अच्छा रख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर के अंदर कि आपको कितना समझ में आया और किस तरीके से नरेटर हमें ये बता पाता है कि उसने अपने एलिफेंट के साथ जो बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप की वो कितने अच्छे से क्रिएट की है और कितने अच्छे से वो अपने एलिफेंट को सारे सिग्नल, सारे साउंड अच्छे से समझा पाया है. So let's start reading the text and after that we'll understand the theme and along with the text the chapter also. Before reading the chapter, we'll go through the preview of the chapter also. यहाँ पर आपके 3 points दिए गए हैं जिन्हें हम पहले पढ़ेंगे. The 3 points are in orange color and the rest of the text in the book is in black color. तो हम उसी हिसाब से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. करी एक 5 साल का बेबी एलिफेंट है जो रहता है और बड़ा होता है अपने 9 साल के फ्रेंड और उसके रखवाले के साथ. करी डजंट ईट मच. करी ज़्यादा खाता नहीं है, सिर्फ वो दिन की हरी भरी जो टहनियाँ होती है ना, हरी टहनियाँ, दिन की 16 किलो टहनियाँ खा लेता है. और थर्ड हमारा पॉइंट है प्लेफुल एंड सेंसिटिव. बहुत ही ज़्यादा खेल कूद में रहने वाला है, सेंसिटिव भी है. करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. इतना ज़्यादा समझदार है कि करी एक बार एक लड़के को डूबने से भी बचाता है. अब हम अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of.
करी जो एलिफेंट था वो 5 महीने का ही था जब उसे मुझे दिया गया था उसकी देखभाल करने के लिए। I was 9 year old, मैं 9 साल का था, and I could reach his back if I stood on tiptoe, और अगर मैं अपने पैर के पंजों के बल खड़ा होता था, tiptoe मतलब पंजों के बल खड़े होना, अगर मैं पंजों के बल खड़ा होता था तो मैं उसकी पीठ तक आराम से पहुंच सकता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. कम से कम 2 साल तक ऐसा रहा कि वो उसी हाइट पे रहा। फिर उसके बाद वो भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया। That is probably why I never found out just how tall he was. मैं भी इसलिए बड़ा हो गया, इसलिए मुझे कभी पता ही नहीं चला शायद कि वो अब दिखने में भी लंबा होने लगा था। He lived in a pavilion. Pavilion मतलब एक छप्पर, एक टेंट। वो एक टेंट में रहता था। Under a thatched roof, एक छप्पर की बनी छत के नीचे, which rested on thick tree, जिसने सहारा लिया हुआ था, मतलब उस छत को, जो छत थी उसे बड़े से घने पेड़ के ऊपर रखा गया था कि आराम से जो करी है अगर बड़ा भी होता है तो भी उसके रहने की जगह आराम से बनी रहे। So that it could not fall in, ताकि अगर कभी करी टकरा भी जाता है किसी पोल से तो उसकी छत एटलीस्ट करी के ऊपर ना गिरे। One of the first things, सेकेंड पैरा पर आते हैं हम कि एक चीज़ करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे अच्छा काम करी ने क्या किया, एक लड़के की जान बचाई। करी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day. करी ज़्यादा खाता नहीं था, लेकिन ये कहने की बात अलग है, लेकिन उसे कम से कम 40 पाउंड एक दिन में टहनियाँ खेलने के लिए और चबाने के लिए चाहिए होती थी। Every day I used to take him to the river in the morning. हर दिन मैं उसे नहलाने के लिए रिवर के पास, नदी के पास लेकर जाता था। He would lie down on the sand bank. पहले तो वो किनारे पर जाकर मिट्टी में लेट जाता था। While I rubbed him with clean sand of river for an hour. कम से कम 1 घंटे तक मैं उसे उस रेत से रगड़ता था। After that, he would lie in the water for a long time. और फिर कई देर के लिए वो पानी में ही खेलता रहता था, पानी में ही लेटता रहता था। On coming out, बाहर निकलकर his skin would be shining like ebony. पहले रेत से नहलाना और फिर पानी में उसको साफ करना, उसकी स्किन इतनी ज़्यादा शाइनिंग हो जाती थी जैसे कोई ebony एक पेड़ की छाल होती है, एक तरीके का पेड़ होता है। And he would squeal with pleasure. और फिर वो खुशी से इतना ज़्यादा चिल्लाता था जब मैं उसकी पीठ पर दोबारा पानी को रगड़ता था, तो मतलब पानी से जब उसे नहलाता था दोबारा। Then I would take him by the ear. फिर मैं उसे कान से खींचकर बाहर निकालता था। Because that is the easiest way to lead an elephant. क्योंकि एक हाथी को बाहर निकालने का या रास्ता बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके कान से पकड़कर उसे डायरेक्शंस बताई जाएं। And leave him on the edge of the jungle. और फिर मैं उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता था। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. मैं रात के लिए उसके लिए अच्छी twigs, अच्छी delicious tasty टहनियाँ लेने के लिए जब जंगल में जाता था तो मैं उसे घूमने के लिए छोड़ देता था। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. इन टहनियों को काटने के लिए बहुत तेज कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है, बहुत तेज एक्स की ज़रूरत होती है। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। उस कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए, नुकीला करने के लिए आधा घंटा लगता था। बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड, क्योंकि अगर कोई टहनी बिगड़ी हुई होती है, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि उस टहनी को बहुत तरीके से तोड़ना ज़रूरी होता है। अगर टहनी अच्छे से नहीं टूटी या ख़राब तरीके से टूटी हुई मिली तो फिर एलिफेंट उसे टच भी नहीं करता। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. आसान काम नहीं होता था करी के लिए ट्विग्स, टहनियाँ और सैपलिंग्स, कोपल उतार कर लाना। I had to climb all kinds of trees. मुझे सारे तरीके के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं उसके लिए सबसे अच्छी और सबसे सॉफ्ट टहनियाँ ढूंढ सकूं।
As he was very fond of the young branches, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन था उन नई टहनियों का, ज़्यादातर वो शौकीन था बरगद के पेड़ के टहनियों का, which grows like a cathedral of leaves, जो उगती हैं पत्तियों की और ब्रांचेस की, बहुत घनी पत्तियों और ब्रांचेस के साथ उगती हैं। मैं उनमें से कुछ इकट्ठा करता था। One spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. थोड़ी ही दूरी पर मैं यही काम कर रहा था एक दिन जब मार्च के महीने में मैंने करी को थोड़ी दूरी पर मुझे बुलाते सुना। As he was still very young, जैसा कि वो बहुत छोटा था अभी, the call was more like that of a baby than an elephant. जैसे छोटे बच्चे आवाज़ लगाते हैं ना, ऐसी ही उसकी आवाज़ थी। I thought somebody was hurting him. मुझे लगा जैसे कोई उसे परेशान कर रहा था। तो मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी से एक जंगल के किनारे पर पहुंचा। Where I had left him, जहां मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन वो वहां पर था नहीं। अब घबरा कर I looked all over, मैंने इधर उधर देखा, but I could not find him, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। I went near the edge of the water. अब मैं पानी के किनारे गया। And I saw a black something struggling above its surface. और फिर मैंने देखा कि कुछ पानी के ऊपर, पानी से बाहर निकलने की कुछ काली सी कोई चीज़ थी जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। Then it rose higher, और फिर वो धीरे धीरे करके ऊंची होती गई। And then it was the trunk of my elephant. और फिर मैंने देखा, अरे ये तो मेरे हाथी की सूंड थी। I could not jump into the water and save the 400 pounds of him. मैं पानी के अंदर जाकर इस 400 पाउंड के हाथी को, इतना बड़ा हाथी, इतना भारी हाथी, मुझसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। But I saw his back rise, लेकिन मैंने उसकी पीठ को ऊपर उठा हुआ देखा। And the moment he caught my eye, और जैसे ही उसने मुझे देखा, he began to trumpet, उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया और किनारे तक आने की पूरी कोशिश करने लगा। Then still trumpeting, और फिर भी कोशिश करते हुए, he pushed me into the water, वो बाहर आया और उसने मुझे पानी में धक्का दिया जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। As I fell into the stream, जब मैं उस पानी में गिर गया, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. मैंने पानी के नीचे नीचे एक लड़के को सीधा लेटा हुआ देखा। He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. उसने पूरी तरीके से पानी के वो नीचे नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी लगभग वो बह रहा था। I came to the surface of water. मैं पानी के सरफेस तक, उसकी सतह तक आया। To take my breath, मैं पानी के बिल्कुल ऊपर आता हूँ अपनी सांस भरने के लिए। और फिर वहाँ जहाँ करी खड़ा हुआ था, His feet planted in the sand blank, उसके जो पैर थे वो रेत में भर चुके थे। And his trunk stretched out like a hand waiting for mine, और उसकी जो सूंड थी वो मेरी तरफ फैल रही थी जैसे मुझे हाथ देने की कोशिश कर रही थी। I dive down again, मैं फिर से गोता खाकर नीचे पानी में जाता हूँ। And pull the body of the drowning boy to the surface, और उस लड़के की बॉडी को बाहर खींच कर लेकर आता हूँ। Not being a good swimmer, मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। I could not swim ashore, एक अच्छा तैराक नहीं होने के कारण मैं किनारे तक तैर नहीं सकता था। And the slow current was already dragging me down, और जो पानी का बहाव था वो मुझे पानी के अंदर खींच रहा था। Seeing us drift by in the current, मुझे पानी में बहते हुए देखकर, करी, who was usually slow and ponderous, जो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलने वाला और बहुत विशाल, बहुत बड़ा था, suddenly darted down, जल्दी जल्दी पानी में आने लगा, like a hawk, एक बाज की तरीके से, एक ईगल की तरीके से, and came halfway, और पानी में आधे रास्ते तक आ गया। Where I saw him stretch out his trunk again, जहाँ मैंने उसे देखा कि वो दोबारा मेरी तरफ अपनी सूंड को फैला रहा था, जैसे वो मुझसे अपना हाथ बढ़ाकर कोशिश कर रहा हो कि मैं उसकी सूंड को पकड़ूं और वो मुझे पानी से बाहर निकाल सके। I raised up my hand to catch it, मैंने अपना हाथ बढ़ाया उस सूंड की तरफ, and slipped, और फिर मेरा हाथ फिसल गया। I found myself going under the water again, मुझे दोबारा ऐसा लगा कि मेरा जो हाथ है वो पानी में गिरता जा रहा है।
but this time I found that the water was not very deep. इस बार मुझे लगा कि पानी बहुत गहरा नहीं था. So I sank to the bottom of the river. तो मैं पानी के बिल्कुल नीचे तक डूबता गया. And doubled my feet under me. और पूरी जोर लगाकर, मतलब जितना मैं ताकत लगा सकता था उससे ज़्यादा ताकत मैंने लगाई. And then suddenly kicked the river bed. और फिर मैंने उस रिवर के किनारे को पीछे की तरफ धकेला. So shot upward like an arrow. जैसे पीछे जाकर आगे एरो की तरह जो होता है कि पहले जो तीर होता है वो पीछे जाता है फिर अचानक से आगे बढ़ता है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई के बावजूद कि मैंने अपने हाथ में अपने ही जैसा एक डूबता हुआ लड़का पकड़ रखा था. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जब मेरा शरीर पानी के ऊपर बढ़ रहा था, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक. मुझे ऐसा लगा कि मेरे गर्दन के आसपास कुछ जकड़ा हुआ था. दिस फ्राइटन मी, मुझे इस बात ने डरा दिया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी. मुझे ऐसा लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे अब बिल्कुल ही निगलने की कोशिश कर रहा था. आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, मैंने करी को चिल्लाते हुए सुना. एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अराउंड माई नेक. और फिर मुझे पता चला कि ये तो उसकी सूंड थी जो मेरी गर्दन के पास थी. ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और अब वो हम दोनों को खींचकर किनारे पर ले आया. इस तरीके से हमने इस टेक्स्ट में पढ़ा, अभी तक के टेक्स्ट में, कि किस तरीके से करी ने हेल्प की अपने मालिक की भी और उस दूसरे डूबते हुए लड़के की भी बचाने में. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पोर्शन था उसमें हमने देखा, हमने उसके अंदर पढ़ा कि किस तरीके से करी ने अपनी इंटेलिजेंस से उस डूबने वाले इंसान को भी बचाया है और अपने मास्टर को भी बचाया है, मीन्स नरेटर को भी बचाया है. अब यहाँ पर हम जो बाकी का टेक्स्ट है उसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल तो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयरिंग भी है, पर अब हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वो शैतान कितना ज़्यादा है. तो चलिए बाकी का पोर्शन हम कल करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.